नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन दिनों कोरोना थोड़ा सा थमा है, लेकिन सावधानी खत्म नहीं करनी है, सावधानी अभी भी रखनी है। अब ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस का डर सता रहा है। इसके साथ ही डर सता रहा है कि बच्चे कहीं प्रभावित ना हो। अगली लहर अगर आई या उससे पहले या किसी भी लापरवाही में बच्चे प्रभावित ना हो। हम देख रहे हैं अलग अलग पैथीज में अलग अलग इलाज हैं। आज हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी की। डॉक्टर ए.के. गुप्ता, प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. गुप्ता हमारे साथ हैं, जो कि होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष हैं और ओवीहेंस के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर ए.के. गुप्ता, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यह है कि ये व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस, इसकी होम्योपैथी में क्या दवाई है, क्या इलाज है, आखिर ये कैसे करता है, क्योर करता है? पहली बात तो ये कि जो हमें ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस का अभी कोरोना के टाइम में एकदम से हमें उभार के आया है, जबकि ये दोनों चीजें पहले की हैं, आज की नई नहीं है। ये जो फफूंद है, काला फफूंद और सफेद फफूंद, ये पहले से ही एटमॉस्फेयर में भी है और मरीजों को भी होता था। पर जो पहले होता था बहुत कम तादाद में होता था, बहुत रेयर होता था। पर अभी जो इस कोरोना काल में देखने में आ रहा है, ये बहुत तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है और उसके काफी सारे कारण हैं जो कि हम जिनको जानना भी जरूरी है। कि एक तो जो जैसे हम कहते हैं कि फफूंद होती क्या चीज है, वो हमेशा तब जगह लगती है जहां पे कोई डैम्पनेस हो, अनहाइजीनिकली कंडीशन हो, वहां पे फफूंद पैदा हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि आम घरों में भी आपने देखा होगा, फ्रिज में होती है, खाने की चीजों में लग जाती है, जहां पे ठंडा गीलापन रह जाता है तो वहां पे फफूंद लग जाती है। तो जो आजकल देखने में आ रहा है, जिन मरीजों में खास तौर पे जिनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है या जिनको हाइड्रेटेड ऑक्सीजन दिया जा रहा है, तो पानी के थ्रू जाता है, तो वहां पे किसी वजह से नाक क्लीन होना या एक ही वजह से बारी बारी रिपीटेड वो करना, पानी ना चेंज होना, उसका एक कारण बन रहा है उनका ब्लैक फंगस का। और उसमें ये देखने में आया कि लोगों को जो कोरोना से पीड़ित हैं या कोरोना के निकल चुके हैं और ऑक्सीजन पे रह चुके हैं कुछ अर्सा, उन लोगों में ये देखने की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। और जिन लोगों में कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे कि चाहे वो कैंसर के पेशेंट्स हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी फेलियर हो या किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ हो या और किसी तरह की जो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां ले रहे हैं, वो लोग उसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। और ये चीज हम मानते हैं कि जहां पे भी इम्यूनिटी जब भी आपकी किसी भी तरीके की लो होती है और उस टाइम पे यहाँ पे जब स्टीरॉइड्स का उपयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा है, तो वो भी फर्दर इम्यूनिटी को लो करता है और वो एक आपको फंगस कैरी करने का एक कारण बना देता है। ऐसे समय में अगर हम होम्योपैथी की बात करते हैं, तो पहली चीज तो हम ये कि अगर शुरू से होम्योपैथी का इलाज करें मरीज को, तो बहुत हद तक हम ये देख सकते हैं कि उनको उस लेवल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जहां पे उनको आईसीयू में जाना पड़े, उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़े, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। अगर मरीज का इलाज पूर्ण रूप से शुरू से ही होम्योपैथी से द्वारा किया जाए कोरोना का, तो बहुत कम लोगों को उस चीज की जरूरत पड़ेगी। परंतु बाय चांस या सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि अभी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आयुष को या इसको इतना भी प्रोत्साहन नहीं मिला, कारण वही जानते हैं। जबकि ये चीज मानी जा रही है, उनके रिसर्च भी देखे गए हैं कि जहां पे कोरोना में होम्योपैथी का काफी अच्छा रोल है, परंतु ना होने की वजह से उनको अपनाया नहीं गया जिस लेवल पे होना चाहिए, तो उस वजह से दिक्कत आ रही है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथी में भी जैसे हमने बात वो होती है कि लक्षणों के आधार पर ही इलाज किया जाता है। तो जो लक्षण इसकी वजह से आते हैं कि जैसे काले धब्बे दिखने शुरू हो गए, खारिश शुरू हो गई या डीजनरेशन शुरू हो गई, तो वहां पे हम इसको मानते हैं कि जो बहुत ज्यादा डीजनरेशन होगी, जैसे लोगों में देखा गया कि आंख की खोलना पड़ गई या जहाँ पे उसमें बकल कैविटी में जख्म हो गया तो उनको साइनस के ऑपरेट करना पड़ा। तो वो एक जिसको हम कहते हैं सिफिलिटिक मियास्म, जहाँ पे डीजनरेशन होती है, तो वहां पे एक रोल आता है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन का, सिफलाइनम टाइप का, जैसे कि सिफिलिटिक कहा जाता है। अदरवाइज जहां तक उसकी बात करते हैं
फंगस की, ब्लैक फंगस की, उसके लिए थूजा नाम की बहुत अच्छी दवाई है, काली आयोड नाम की दवाइयां हैं, कुछ दवाइयां हैं। पर मैं यहाँ पे ये फिर कहना चाहूंगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका कि कुछ दवाइयां को बताया गया तो लोगों ने उनको बिना सोचे समझे अपनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो कुछ दवा मैं बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि होम्योपैथी में इस तरह की दवाइयां हैं जो व्हाइट फंगस एज वेल एज ब्लैक फंगस को ट्रीट कर सकते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के ना। बिल्कुल नहीं। और खासतौर पे जैसे भी पहले हुआ था कि हमने कहा था कि एस्पिरिनोस्पर्म अच्छी दवाई है जिसमें उसका क्या नाम ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तो लोगों ने ये शुरू कर दिया कि उसका इकट्ठा करके रख ली कि हम ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो ये रख लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तक वो लक्षण नहीं होंगे होम्योपैथी की दवाई उसी हिसाब से दी जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप आज दवाई लेना शुरू कर देंगे तो कल को आपको कुछ होगा नहीं। ये चीज बिल्कुल हमें लोगों को स्पष्ट माननी चाहिए, जाननी चाहिए कि अगर फंगस होगी तभी उसका इलाज करना है। ऐसा नहीं कि आप प्रिकॉशनरी उसको लेना शुरू कर दो कि आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज बड़ी अच्छी चीज है होम्योपैथी के साथ, वो ये कि बच्चे जो हैं ऐसी मीठी गोलियां बड़ी आसानी से खा जाते हैं जी। तो क्या अभी होम्योपैथी शुरू कर देनी चाहिए बच्चों को लेकर के, जो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और आगे कोरोना से बच सकें, वो किसी प्रकार से पीड़ित ना हो? बिल्कुल, आपने अनिल जी बहुत अच्छी बात करी है। बल्कि मैं तो यहाँ पे ये एक अपील करना चाहूंगा अपनी सरकार से भी और अथॉरिटी से भी, क्योंकि अभी जैसे एक्सपेक्टेड है कि नई लहर में ये बच्चों के ऊपर बहुत बुरी तरह कहर ढाएगी। जैसे अभी ऑलरेडी यंगस्टर्स तो उसकी चपेट में आ ही रहे हैं और अभी तक उनके लिए कोई प्रोटेक्शन का साधन नहीं है, जैसे वैक्सीनेशन का है, अभी उनके आने में समय लगेगा। तो ऐसे समय में अगर सरकार और हम सब मिलके एक उनको बच्चों को जो कि अपने राष्ट्र का, अपने देश का भविष्य है, उनको अगर हम होम्योपैथिक दवाइयां से जो कि बड़े प्यार से वो लोग खा भी लेते हैं, और दूसरी चीज उनकी जो इम्यूनिटी लेवल है उसको हम बहुत अच्छी तरह से बूस्ट अप कर सकते हैं। और ये कहा जाता है और हमने अपनी उसमें क्लिनिक्स पे बहुत देखा है कि अगर जो बच्चे शुरुआत से होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कराते हैं उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहती है और बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली वो बाकी बीमारियों को फॉल प्रे नहीं करते। और ऐसे टाइम पे जहां पे हम बात कर रहे हैं कि महामारी की है, तो हम उनको एक होम्यो प्रोफाइलैक्सिस की तरह बच्चों को अगर दें तो हम निश्चित तौर पे उनको बचा पाएंगे। कम से कम जब तक उनके पास वैक्सीनेशन नहीं आता तब तक के लिए अब सरकार को ये चाहिए कि इनको पूरे रूप से होम्योपैथी को वो दें ताकि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इम्यूनिटी बढ़े और उससे बचाव हो सके। तो एक सवाल और है जी, होम्योपैथी की दवा इम्यूनिटी बूस्टिंग के तौर पर दी जाने लगी जी, और कल को किसी कारणवश वो अगर कोरोना से पीड़ित हो जाता है जी, तो क्या एलोपैथी उसके साथ शुरू करने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि चल सकते हैं। हाँ, ये चीज बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों में ये धारणा है कि अगर आप एलोपैथी ले रहे हैं तो उसके बाद होम्योपैथी नहीं ले सकते, और अगर होम्योपैथी ले रहे हैं तो एलोपैथी नहीं ले सकते। आमतौर पे ऐसा करते हैं कि उसकी जरूरत नहीं पड़ती, परंतु कुछ केसेस में जहां पे पेशेंट की डिपेंडेंसी है एलोपैथी की दवाइयों के ऊपर, तो वहां पे हम होम्योपैथिक दवाई साथ साथ दे सकते हैं और देते भी हैं। और बहुत जगह हमने ये भी देखा है कि जहां पे जो पेशेंट जिनकी डिपेंडेंसी थी, चाहे वो कैंसर के दवाइयां थी या ब्लड प्रेशर की थी या शुगर की थी, तो उनको एक समय में आके उन दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया। तो ऐसे समय में जो मरीज हमारे पास आए, हमने उनको होम्योपैथिक दवाई दी। यहाँ पे ये चीज और जानने वाली है कि उनका इलाज एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटी ब्लड प्रेशर चल रहा था, वो जो कि सबकी दवाइयां एलोपैथिक फॉर्म में चल रही थी। जब वो मरीज हमारे पास होम्योपैथी के अंदर आया तो हमने उनको बीमारी के लक्षण के आधार पर नहीं, मरीज के आधार पे, उनकी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से जो दवाई दी, तो वो उसकी टेंडेंसी इतनी अच्छी हुई, ससेप्टिबिलिटी बढ़ी कि वो फिर दोबारा उन्हीं दवाइयों को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। मैंने अभी हमारे पास कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको कि डायलिसिस के चल रहे थे या रीनल फेलियर के चल रहे थे, तो उनको कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, तो वो उनको पूरी तरह ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था, छूटना पड़ता बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन की वजह से। तो उन लोगों को भी हमने होम्योपैथिक दवाइयां साथ दी, तो वो उन कीमोथेरेपी को और डायलिसिस को अच्छी तरह झेल पाए। ये हम पे ये एक वर्क्स एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ऑल्सो,
ये जरूरी नहीं है कि हम ये मान के चलें कि खाली होम्योपैथी है। यस, आमतौर पर यही देखा जाता है, परंतु जहां पे मरीज को बचाने का सवाल है, को हम किस तरह से बचा पाए, और अगर हमें होम्योपैथी और एलोपैथी का समावेश करके भी मरीज को बचा पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो वैसे भी इंटीग्रेशन की तरफ हमें जाहिर है और इस तरफ वो देख रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा एम पेशेंट की वेलफेयर है, और अगर हम दोनों की मेडिसिन को मिला के वेलफेयर कर सकते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि विटामिन सी, विटामिन डी, इस तरह की गोलियां जाहिर है होम्योपैथी में भी होंगी जी। नहीं, जो बच्चों का इम्यूनिटी बूस्ट कर सकती हैं। जहां तक आपने सवाल कहा कि विटामिन दवाइयां नहीं है, विटामिन सप्लीमेंट्स हैं, ये बॉडी के टोटल नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं जो उनको चाहिए, और अगर वहां पे कहीं पे किसी चीज की डेफिशिएंसी होती है तो वहां पे उनको देने में हमें कोई एतराज नहीं है। हम उनको साइमल्टेनियसली विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी के वो साथ साथ दे सकते हैं, और होम्योपैथिक इलाज जैसे मैंने बताया तो वो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो एब्जॉर्प्शन को भी अच्छा इंप्रूव करेगा, ताकि उसकी जो डेफिशिएंसी प्रॉब्लम है वो तो उसको सप्लीमेंट के थ्रू कवर करेंगे, परंतु क्यों डेफिशिएंट क्यों हो रहा है ये ठीक हो जाएगा होम्योपैथी के साथ। वाह, देखिए मैं अपने सभी दर्शकों को बता देता हूं सरल शब्दों में कि होम्योपैथी की मीठी गोलियां बच्चे बड़े आसानी से खा लेते हैं, तो अगर आप उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं तो आप होम्योपैथी की गोलियां उनको दे सकते हैं और वो आसानी से उसको चूसते रहेंगे। डॉक्टर गुप्ता, क्या होम्योपैथी की जो एसोसिएशन है, आप चाहेंगे कि आप उनको अप्रोच करके और ये बात सरकार तक रखें, जनता तक एक हेल्पलाइन शुरू करें कि बच्चों के लिए विशेष तौर पर वो हेल्पलाइन हो, क्योंकि मुझे लगता है सभी पैथीज में सबसे आसान आज की डेट में होम्योपैथी हो सकती है, क्योंकि वो बच्चों के लिए टॉफी और मीठी गोलियां चूसने जैसी बात है। जी बिल्कुल, हमारा प्रयत्न तो ये है ही। हम अपने पर्सनल लेवल पे भी, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, आज भी आपके माध्यम से भी ये अपील करना चाहूंगा कि हमारी सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक ये बच्चों का तबका बिल्कुल अभी छूटा हुआ है, अछूता है, और कल को भगवान ना करे अगर उनके ऊपर इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और हमारा भविष्य जो कि बच्चे हमारे भविष्य देश का, उनके साथ अगर हमें इस तरह की महामारी का प्रकोप हो गया तो देखने के लिए बड़ी बड़ी मुश्किल होगी, और बाद में हम पछताएंगे। तो उससे अच्छा ये है कि आज टाइम रहते ही हम होम्योपैथी को अपनाएं और इसको बढ़ावा दें, और जब तक कम से कम वैक्सीनेशन नहीं होता तो बच्चों को होम्योपैथी के थ्रू इम्यूनिटी प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये त्रासदी, ये महामारी खत्म हो, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा सभी साथी सुरक्षित रहें। लेकिन हाँ, याद रखिए, होम्योपैथी की कोई भी दवा खुद ना लें, डॉक्टर से सलाह के बाद ही कोई दवा खाएं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही डॉक्टर गुप्ता और इंडियन होम्योपैथी जो एसोसिएशन है वो ये ऐलान करेगी कि ये हेल्पलाइन हमने शुरू की है, आप हमें फोन करें और निःशुल्क आप हमसे परामर्श लेकर के अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें या अपना इलाज करवाएं। जी, जनरली मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि अभी आजकल देखते आ रहे हैं कि आए दिन टीवी में भी देखते हैं कि जो दवाइयां पहले एलोपैथी में दी जा रही थी, बाद में कहा जा रहा है कि वो दवाइयां बेअसर है, उनका कोई रोल नहीं है, चाहे वो रेमडेसिविर थी, चाहे वो HCQ थी, चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी थी। तो कम से कम ऐसे टाइम पे होम्योपैथी एक ऐसी सिस्टम है जिसमें इस तरह की नौबत कभी नहीं आई, क्योंकि वो पहले भी, क्योंकि वो प्रिंसिपल जिन आधार पे आधारित है वो पहले भी वही थे, आज भी वही और हमेशा रहेंगे, बिकॉज वो नेचुरल वे में है। और यहाँ पे होम्योपैथिक दवाई इफेक्टिव और सेफ दोनों हैं, तो इसलिए हमें इस चीज में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। होम्योपैथी इज इफेक्टिव एंड सेफ बोथ। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, मैंने आपकी बात समझ ली है, दर्शक भी आपकी बात समझ रहे हैं, और आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।